नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार भट्ट है। मेरा जो पेशा है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। हम बात कर रहे थे जोड़ों के दर्द के बारे में। इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी आयुर्वेद के हिसाब से जो संधिवात है उसके बारे में बात कर चुका हूँ। आज का जो मेरा मौजू है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एलोपैथ के हिसाब से इसकी जो कोरिलेशन आयुर्वेद में है वो है आम वात के साथ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे जो कि एलोपैथ का व्यू पॉइंट इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना जाता है जिसका जो बेसिक काज है वो अननोन है। और ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये बेसिकली हमारी जो टिश्यूज़ हैं उनको अटैक करने लगता है। यानी यहाँ पे रिएक्टिविटी पैदा होती है इम्यून सिस्टम के अंदर। तो वो फिर कहीं ना कहीं से जो हमारे जोड़ हैं या और भी बॉडी के जो अंग प्रत्यंग है उनको भी ये प्रभावित करता है। अब इसमें देखिए, जो पेशेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या क्या रहते हैं। सबसे पहले अगर देखें पेशेंट को जो है मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, बहुत ज़्यादा अकड़न ऐसा पेशेंट सुबह सुबह महसूस करता है लगभग 30 मिनट तक या कम ज़्यादा जो भी है। तो एक पेशेंट को इसमें सबसे पहले एक मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है। इसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा पीड़ा पेन रहती है और रोटेटिंग पेन खासकर। और शुरुआती दौर में अगर देखें जैसे कि जो मतलब उंगलियां हैं, जो हमारे जो पेरिफेरल आर्थरालजिया हम कह सकते हैं, जो छोटे छोटे जोड़ हैं उनमें शुरुआती दौर में पेशेंट को बहुत पीड़ा रहती है। इसके साथ साथ पेशेंट को बुखार भी रह सकता है, इंडाइजेशन एनोरेजिया, ये चीज़ें शुरुआती दौर में जो इसमें रहता है। क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वो लोग मतलब इसके जो स्टेजेस हैं 4 कहे गए हैं। तो शुरुआती दौर के जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं। तो पेशेंट को फिर अब ट्रांजिशन हो जाती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुआ, फिर कहीं ना कहीं से इसके जो उग्र सिम्टम्स हैं जिसमें पेशेंट को हरदम ही बहुत भयंकर समस्या, बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है। और अगर अच्छा खासा ट्रीटमेंट नहीं होता तो फिर उसमें कहीं ना कहीं से जो आगे के जो सिम्टम्स है जैसे कि जॉइंट डिफॉर्मिटी वगैरह, जोड़ों के टेढ़े होने का खतरा भी रहता है। देखो, क्योंकि इस बीमारी में सबसे पहले हम देखते हैं एज का कोई तकाजा नहीं है, किसी भी एज में हो सकती है। बट मिडिल एज में अक्सर कंसल्टेशन में पेशेंटों को हम देखते हैं तो मिडिल एज वाले में हम देखते हैं कि इसमें मतलब जो कंसल्टेशन या कंसल्टेशन पेशेंटों की वो ज़्यादा रहती है। इसके साथ साथ फीमेल्स के अंदर एक वो प्रोन रहती हैं इसके प्रति। और कहीं ना कहीं से जैसे इन्वायरमेंट है या पोल्यूशन है, हम कह सकते हैं कि इसका भी एक रोल इसमें हो सकता है। बट कोई इसमें बेसिक कोई पैरामीटर मतलब जो डॉक्यूमेंट्री है वो खास ज़्यादा नहीं है। बट फ्री रेडिकल्स के ऊपर एक मतलब एक ऑप्शन है इसमें। जो फ्री रेडिकल्स है कहीं ना कहीं से जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से हमारे इम्यून सिस्टम को जो है हाइपर सेंसिटिव कर देते हैं और फिर उसमें एक रिएक्टिविटी पैदा होती है इम्यून जो सिस्टम है उसके अंदर। और फिर वो हमारे जोड़ों को प्रभावित उससे हमारे जोड़ प्रभावित होती है। अब इसमें देखिए, बात तो यही है कि एक तो इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, पेशेंट को अकड़न बहुत ज़्यादा रहती है। और ख़ासकर जैसे कि एंड जो बाकी बाद के जो सिम्टम्स है उसमें नड्यूल फार्मेशन होती है, जैसे कि रेमेटाइड नड्यूल, गांठें वगैरह इनमें जो उंगलियां हैं इनमें उसमें पैदा होती हैं। तो जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का आधार है एलोपैथ का, उसमें वही आर फैक्टर चेक करते हैं। एएसआर का महत्व है क्योंकि इन्फ्लेमेशन, सूजन, शोथ, रेडनेस वगैरह भी इनमें जोड़ों में इसमें रहती है। और ख़ासकर जो सनोम है जो जोड़ के अंदर, वो इससे डैमेज हो जाता है। तो ये है मोटे मोटे तौर पे जो इसके सिम्टम्स हैं, जो इसके लक्षण हैं। अब चूंकि शुरुआती दौर में तो पेशेंट को मतलब यही है कि हल्का फुल्का दर्द रहना या सूज रहना, बाद में जब इसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं होता है तो फिर जो इसके उग्र परिणाम है, जॉइंट डिफॉर्मिटी वगैरह जो और इसमें कॉम्प्लिकेशंस वगैरह या डिसेबिलिटी वगैरह उसके पैदा होने की चांस रहती है। ये तो भाई एलोपैथ का जो इसके ऊपर जो व्यू पॉइंट है। इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में मैंने वही कहा भाई, आर फैक्टर को चेक किया जाता है। इसके साथ साथ ये बीमारी वाकई में रिमेटॉइड आर्थराइटिस ही है या कुछ जैसे कि गाउट वगैरह है, यानी यूरिक एसिड या सीआरपी, ये जो बाकी चीज़ें हैं जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में इनको देखा जाता है। इसके साथ साथ जो हायर इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे है या एमआरआई है, जब ये समस्या मतलब उग्र हो जाती है तो उनका भी इसमें सहारा लिया जाता है इसको प्रॉपरली डायग्नोज करने के लिए। वो तो शुरुआती दौर में मतलब अगर आर फैक्टर पॉजिटिव है तो जो है उसमें पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ही। अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है एलोपैथ का वो वही है कि भाई सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में
डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक एजेंट्स हो गया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है इसमें। इसके साथ साथ मतलब अगर पेशेंट को बहुत ही गंभीर समस्या में पेशेंट पहुंच चुका है तो कहीं पे सर्जरी भी इसमें रिकमेंड होती है। अब देखिए, क्योंकि मैं अगर अगर अपना जो मेरा वक्तव्य है पिछले 10-12 साल का, ऐसे पेशेंट चाहे मैंने इंटरनेशनल लेवल पे देखे या जो हम अपना प्रांत है यहाँ देखा, तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एक सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट पे ही रखा जाता है। बस पेशेंट दवाइयों वगैरह पे ही निर्भर रहता है। कोई कंप्लीट रिकवरी जो है वो उस हिसाब से नहीं है। बट जो रोज़मर्रा की व्यथा वेदना है उसमें सिम्टोमेटिक तरीके से पेशेंटों को दवाइयाँ वगैरह चलती रहती है। ये तो भाई एलोपैथ का व्यू है। अब इस चीज़ को, ये जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसकी कोरिलेशन आयुर्वेद में आम वात के साथ रखी गई है तुलनात्मक दृष्टि से। देखिए, आम वात में भी हम इसको मैं थोड़ा भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि देखिए, आम वात, कुछ लोग तो इसको गठिया वायु भी बोलते हैं, ऐसे भी कहीं पे इसकी तुलना है। और खासकर जो हमारा लोकल प्रांत है, यहाँ पे हम लोग जैसे कि रिहार है, उसके साथ इसकी जो कोरिलेशन हमारी रहती है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि यही चीज़ें हैं। एज का कोई फैक्टर तो मतलब किसी भी एज में हो सकती है। महिलाओं को ज़्यादातर ये प्रभावित करती है। हम आयुर्वेद में क्या मानते हैं, यानी आम, पेट, पेट अगर किसी का खराब रहता है, हम समझते हैं कि ये जो आम होती है, ये जो टॉक्सिटी वगैरह जोड़ों के अंदर पैदा होती है, ये कोष्ठ से ही आती है, दूषित। क्योंकि हम मानते हैं कि जब हम कुछ खाते हैं इसका एक डाइजेशन होता है, यहाँ से फिर हमारे जो धातु वगैरह बनना, जैसे रस धातु पहले बनता है, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो बाकी के धातु बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि दूषित रस धातु ही फिर यहाँ पे, इसी की वजह से ये आम यानी अपचित द्रव्य शरीर के अंदर भ्रमण करता है, खासकर जो हमारे जोड़ हैं, फिर कहीं ना कहीं से वही एक टॉक्सिटी का कारण बनता है। इसलिए देखिए, आयुर्वेद में हम लोग शुरुआती दौर में पेन ही को नहीं देखते, बल्कि ओवरऑल जो स्टेटस है वहाँ पे कोष्ठ का, उसको भी देखा जाता है। अक्सर ऐसे पेशेंट हमारे, हम देखते हैं कि उनका पेट खराब रहता है, उनको कब्ज की शिकायत रहती है, उनका इनकम्प्लीट इवेकेशन, बार बार मल जाना, 2-3 बार जाना, वो इसलिए होता है क्योंकि उनके कोष्ठ के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें साथ में रहती है। ओवरऑल मैं आपको एक स्टेटस इसका दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से पेट का भी इसमें रोल रहता है। तो चूंकि हम आयुर्वेद में सिर्फ व्यथा वेदना को ही नहीं देखते, बल्कि जो ये आम है इसको हम सब शुरुआती दौर में बाहर निकालते हैं। इसमें ऐसा ट्रीटमेंट हम चलाते हैं जिससे शरीर से ये जो टॉक्सिटी वगैरह है इसको रिमूव किया जाता है। तो दुर्भाग्यवश यहाँ बहुत सारे ऐसे जोला छाप रहते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये तो पेशेंट को दर्द है, वो वहाँ पे तेल मालिश स्टार्ट कर देते हैं। तेल मालिश से क्या होता है, सूजन और बढ़ती है, दर्द पेशेंट को और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए जो नवीन यानी नया आमवात या जो शुरुआती चरण रहता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, तो हमारा जो व्यू है आयुर्वेद का, उसमें शुरुआती दौर में तेल की मालिश न करें, क्योंकि तेल मालिश से आपकी समस्या और बढ़ेगी। आप उसके बजाय थोड़ा सा आप उसमें जैसे 2-3 लीटर पानी को गर्म कर सकते हैं, उसमें हल्दी लहसुन डाल सकते हैं, उसके अंदर एक गर्म कपड़ा या मोटा कपड़ा डाल सकते हैं, उसको निचोड़ के आप सेक कर सकते हैं, या कुछ रेत किसी मोटे कपड़े में डाल के उसको गर्म करके उसे सेक कर सकते हैं। ये आयुर्वेद का एक व्यू पॉइंट है। तो शुरुआती दौर में इसमें तेलिक स्नेहन जो है वो रिकमेंड नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग क्योंकि इम्यून सिस्टम को और बेहतर तरीके से सफाई का काम उसमें करते हैं, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने का है यहाँ। तो उसमें सबसे पहले हम इसीलिए मतलब जैसे पेट है, जैसे कि ऐसा पेशेंट, मेरा उसको सुझाव है, एक तो अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है वो शुरुआती दौर में इसमें तेल मालिश न करें। इसके साथ साथ वो घर में आम पाचक उपाय बना सकता है। 5 चीज़ें रहती हैं, घर में मसाले भी हैं, जैसे ज़ीरा है, धनिया है, सौंफ है, सौंठ है, पुदीना है। इन 5 चीज़ों को कूट के इसका पाउडर बना सकते हैं, बट ख्याल रखें जो इसमें सौंफ और पुदीना है इसको डबल मात्रा में डालना है। 100 ग्राम बनाएं, इसका 2-2 चम्मच दोपहर और रात के खाने के बाद लें। इससे क्या होगा, जो पेशेंट के अंदर बदकोष्ठ है या इनकम्प्लीट वेकेशन है, पेट की खराबी है, जिसकी वजह से ये आम बनता है, जो टॉक्सिटी वगैरह बनती है, वो बचेगी। जब कोष्ठ की शुद्धि होगी, पेट उसका सही होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगी, इसके साथ साथ जो धातु लेवल पे फिर हमारा जो आम है वो पचने लगेगा। इसीलिए आयुर्वेद में जहाँ तक आमवाद की जो मतलब बात है, इसका जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे बृहदरी है, जो टेक्स्ट बुक है, जैसे आय सुश्रुत है या चरक है, जो हमारी शुरुआत की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें तो डायरेक्टली इसका इस तरीके से वर्णन नहीं है। इसका फिर जो माधवकर है उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, और इसके साथ साथ जो इसका बेटर जो चिकित्सा उपचार है वो आचार्य जो चक्रपाणी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिया है।
ये तो व्यू पॉइंट आयुर्वेद का है। हम भी मानते हैं कि भाई इसमें कहीं ना कहीं से पेशेंट का जैसे अकड़न स्टिफनेस वगैरह रहती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा जैसे बिच्छू काटता है वैसा इसमें दर्द रहता है। तो ये जो चीज़ मैंने बोला मतलब जो आम पाचक उपाय है वो पेशेंट बना सकता है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ आयुर्वेद में हम लोग या तो शोधन चिकित्सा करेंगे या शमन चिकित्सा करेंगे। शोधन चिकित्सा में हम लोग ज़्यादातर जो पंचकर्मा है, बस्ती का रोल भी है इसमें, बट शामक उपाय भी इसमें चला सकते हैं। शामक उपाय में शुरुआती दौर में जैसे कि इसमें कुछ चूर्ण है, जैसे आम वातादि चूर्ण है उसका यूज़ कर सकते हैं, पुनर्नवा का यूज़ कर सकते हैं, दशमूल का यूज़ कर सकते हैं, यकृता का चूर्ण जो यकृता चूर्ण है उसका यूज़ कर सकते हैं। बट ये वो चीज़ें हैं कि इसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पेशेंट का स्टेटस क्या है। इसी हिसाब से जैसे टेबलेट फार्म में आम वातादि रस है वो यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें पुनर्नवादि घोल है वो यूज़ कर सकते हैं, संजय रोग घोल यूज़ कर सकते हैं। बड़ी चीज़ें हैं इम्यूनिटी के ऊपर, जैसे कि गिलोय का जूस है वो यूज़ कर सकते हैं, रासना का जो क्वाथ है वो यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बेहतर प्लान इसके लिए शुरुआती दौर में बनाना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा दिन में जो सोना है वो अलाउड नहीं है। जिन लोगों को आदत रहती है दिन में ज़्यादा इसमें न सोए, दिन में सोने से आर्म ज़्यादा बढ़ेगा, टॉक्सिटी और बढ़ेगी, एथलीटिज्म लाना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा कहीं ना कहीं से जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो करें। इसके साथ साथ थोड़ा टहलना है वो कर सकता है ऐसा पेशेंट। इसके साथ साथ उसमें जो खान पान में निदान परिवर्जन में सबसे पहले बात आती है खान पान की, तो उसमें जो जिन सब्जियों में जैसे सीड्स पड़ते हैं, बीज वाली सब्जियां, वो इसमें रिकमेंड नहीं है। इसके साथ साथ जो बद कोष्ट करने वाली चीज़ें हैं, राजमा हो गया या इस तरीके से मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नॉनवेज है, स्पाइसी चीज़ें हैं, चटपटा खाना है, अचार है, इमली है, दही है, ठंडा पानी है, इन चीज़ों का भी थोड़ा सा इसमें शुरुआती दौर में परहेज रहता ही है। बट आयुर्वेद का जो व्यू पॉइंट है वो रूट काज है, रूट लेवल है। तो हम लोग बीमारी के मूल कारण पे काम करते हैं, चाहे ये नवीन हो नया हो उसके लिए भी बेहतर तरीके से आयुर्वेद में उपचार है, चाहे ये पुरान यानी अगर ये क्रॉनिक भी हो चुका है उसके लिए भी आयुर्वेद में हमारे पास रास्ता है। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ उतान है या गंभीर है, जो भी इसमें लक्षण है उस हिसाब से हमारा जो आयुर्वेद का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसके लिए रहता है। मैं समझता हूँ ऐसा पेशेंट अगर किसी को भी ये तकलीफ है वो आयुर्वेद पे बिलीव करें, थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि हम लोग रूट काज को ध्यान में रखते हुए दवाई चलाते हैं। शुरुआती दौर में थोड़ा पेशेंट को व्यथा वेदना रहेगी, बट उसको उस हिसाब से हम उसके लिए चिकित्सा उपचार बनाते हैं जिससे पेशेंट की व्यथा भी कम हो। और यहाँ पे जो टॉक्सिटी का जो मामला है जिसकी वजह से जो बुनियादी ढांचा है बीमारी का जो मूल कारण है उसको खत्म करने का काम करते हैं। तो आयुर्वेद अपनाइए, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट आयुर्वेद को जो जानने वाले लोग हैं, खासकर जिसने भी आयुर्वेद पढ़ा है या उस पर कोई थीसिस वगैरह दी है, उनके अधीन रहिए। जोला छापों के चक्कर में मत रहिए, वहाँ सिर्फ बर्बादी है। आप बेटर तरीके से बेहतर तरीके से ये डायग्नोस भी इसमें हमारा भी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। आइए मिलिए, इसका बेहतर तरीके से जो है आयुर्वेद में इलाज है। अगर किसी पेशेंट को इस तरह की कोई भी समस्या है, चाहे उसको संधिवात है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या उसको आम वात ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या गाउटी आर्थराइटिस है, वो हमें भी संपर्क कर सकता है। हम भी उसके लिए एक बेटर प्लान बनाएंगे उसकी बीमारी को ख़त्म करने के लिए। तो अगर आप ये जो मेरा वीडियो है इसको लाइक करते हैं तो ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जिसको इस तरह की कोई भी समस्या है मेरी बात उस तक भी पहुँचे। थैंक यू।